इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। अब देखो ये हार भारत को बहुत ज़्यादा चुभने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम ने भारत को घर में आकर हराया है जिस टीम में न तो केन विलियमसन है, न ही टॉम लेथम है, न रचिन रविंद्र है, न ही मिचेल सेंटनर है और न ही उनका मेन तेज गेंदबाज जैकब डफी है। मतलब एक ऐसी टीम जिसके 5 मेन प्लेयर आराम पर है और उस टीम ने अगर भारत को भारत में आकर हराया है तो फिर कहीं ना कहीं ये हार चिंताजनक है, ये हार सोचने वाली है। क्योंकि भारत की तो लगभग मेन टीम ही खेल रही है, केवल एक जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दो ही खिलाड़ी नहीं है, बाकी तो 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की बी टीम ने भारत को हराया है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मामला पेचीदा हो चुका है। क्योंकि जब ये वनडे सीरीज शुरू हुई थी तब सभी क्रिकेट एक्सपर्ट को यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की इस टीम को तो भारत की टीम 3-0 से क्लीन स्वीप करके अपने घर वापस भेज देगी। लेकिन जिस तरह से दोनों वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने तीनों डिपार्टमेंट में अपने खेल दिखाया है, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड की टीम भारत से बेहतर रही है। अब देखो पहले वनडे मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम जीतते जीतते हार गई थी। वहां पर विराट कोहली ने बहुत शानदार खेल दिखाया था और एक छोर संभाले रखा था, और आखिरी में कहीं ना कहीं केएल राहुल ने थोड़ी सी बेहतरीन बल्लेबाजी कर दी थी। उसके कारण न्यूजीलैंड की टीम वहां पर मैच हार गई थी, वरना पहला मैच भी न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती। और दूसरे मैच में तो फिर न्यूजीलैंड ने वो कारनामा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि रन चेस कैसे किया जाता है ये भारतीय बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से सीखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 7 रन मतलब रन रेट जो आस्किंग रेट था वो 7 से ऊपर चला गया था। लेकिन डेरियल मिचेल और विल यंग ने जिस तरह से अपनी पार्टनरशिप बनाई और जिस तरह से भारत से मैच छीना, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब देखो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं भारत की बैटिंग से। इस मैच में भारत की शुरुआत शानदार रही थी। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को एक सॉलिड स्टार्ट दिलाया था, और जिस तरह से दोनों ने स्टार्टिंग की थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो भारत 300 प्लस का टारगेट न्यूजीलैंड को देगा। लेकिन एक बार फिर से हड़बड़ाहट के चक्कर में रोहित शर्मा अपना विकेट फेंक के चले गए, और उसके बाद फिर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। अब देखो यहाँ पर भारत को समझना होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत की बल्लेबाजी आज भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल के ऊपर डिपेंड है। अगर ये तीनों बल्लेबाज जिन दिन जल्दी आउट हो जाते हैं उस दिन भारत पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, शुभमन गिल के साथ क्या चक्कर है। शुभमन गिल बड़े लंबे मतलब 2-3 महीने बाद मैच खेल रहे हैं, तो वहां पर पहले मैच में भी उन्होंने 50 मारी थी, वहां पर 75 गेंद पे 50 रन मारे थे। यहाँ पे थोड़ा सा तेज खेल दिखाया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल भी केवल अपनी टीम में जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं। क्योंकि जब से T20 टीम से शुभमन गिल बाहर हुए हैं उसके बाद से शुभमन गिल थोड़ा डरे हुए हैं। तो वो केवल ऐसा लग रहा है उनकी बल्लेबाजी देखकर कि वो केवल 50 मार लेते हैं, उनको पता है कि मैंने 50 रन मार दिए हैं, अब मेरी टीम में जगह पक्की हो चुकी है, और उसके बाद फिर वो अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। अब देखो इस मैच में जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए, उसने कहीं ना कहीं 19 नवंबर 2023 के उस वर्ल्ड कप फाइनल की याद दिला दी। क्योंकि वहां पर भी पैट कमिंस की गेंद पर विराट कोहली सेम एज इट इज आउट हुए थे, और यहाँ पर भी विराट कोहली उसी तरह से आउट हुए हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आप लोग सोचो कि अगर इस मैच में केएल राहुल ने आखिरी तक खड़ा नहीं रहा होता, केएल राहुल अगर शतक नहीं मारता तो भारत की स्थिति कितनी खराब होने वाली थी। क्योंकि अच्छी स्टार्ट के बाद भारत 5-6 विकेट गुच्छे में गिरा देता है, और फिर एक रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के बीच में पार्टनरशिप होती है, और केएल राहुल ने आखिरी तक अच्छी बल्लेबाजी की, नाबाद 112 रन बनाए, और उसके दम पर ही भारत 284 रनों पर पहुंच पाया। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी रविंद्र जडेजा की। क्योंकि देखो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेली जा रही है वनडे सीरीज रविंद्र जडेजा के वनडे करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ समय से रविंद्र जडेजा वनडे क्रिकेट में न तो अपनी गेंदबाजी से और न ही अपने बल्लेबाजी से और न ही अपनी फील्डिंग से, मतलब तीनों डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फेल रहे हैं। कल भी हमने देखा रविंद्र जडेजा के पास मौका था कि वो डेरियल मिचेल और विल यंग की पार्टनरशिप को अपने रनआउट के द्वारा तोड़ सकते थे, लेकिन वहां पर रविंद्र जडेजा ने खराब फील्डिंग की, और गेंदबाजी में तो मतलब रविंद्र जडेजा एक नॉर्मल गेंदबाज लग रहे हैं। एक टाइम पर ऐसा लगता था कि जडेजा के 10 ओवर में 2-3 विकेट पक्के होते थे, लेकिन आज हर कोई बल्लेबाज जडेजा को आसानी से खेल रहा है। वहीं बल्लेबाजी में कल जडेजा के पास मौका था कि एक अच्छी पारी खेले, लेकिन कल 45 गेंद पर मात्र 23 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने। तो मैं बोल रहा हूं कि रविंद्र जडेजा के लिए ये वनडे जो सीरीज है ये उनके करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी केवल इंडिया की कंडीशन में। बाहर अभी हमने रविंद्र जडेजा को उस तरह की बैटिंग करते हुए नहीं देखा है जिस तरह की बैटिंग बेन स्टोक्स या दुनिया भर के जो ऑलराउंडर विदेश में जाकर करते हैं, मतलब भारत में आके करते हैं। तो रविंद्र जडेजा भारत में तो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वनडे क्रिकेट में कहीं ना कहीं उनके अब सवाल, उनकी जगह के ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए
कि रविंद्र और जडेजा की वजह से एक परफेक्ट ऑलराउंडर अक्षर पटेल टीम से बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो अभी अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा से कई गुना बेहतर ऑलराउंडर है, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट में अभी अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा से बेस्ट है। लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते टीम बार बार रविंद्र जडेजा को मौके दे रही है, और अगर इस वनडे सीरीज में रविंद्र जडेजा ने खुद को साबित नहीं किया तो फिर हो सकता है कि अगले आने वाली जो वनडे सीरीज हो वहां पर आपको अक्षर पटेल टीम में खेलते हुए नजर आए और रविंद्र जडेजा की घर पहुंच सेवा हो जाए। तो कुल मिलाकर इस मैच में केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली, 112 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को 284 रनों तक पहुंचा दिया। ठीक है, भारत की बल्लेबाजी में इतना कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैच में भी भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, दूसरे मैच में भी, क्योंकि देखो शुभमन गिल और रोहित शर्मा अच्छे दिख रहे हैं, विराट कोहली का कोई तोड़ ही नहीं है, श्रेयस अय्यर भी वापस इंजरी के बाद आ रहे हैं तो उन्होंने भी पहले मैच में अच्छी पारी खेली थी। केएल राहुल मतलब जो टॉप 5 है वो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर 6 पर उसके बाद हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, अभी वो आराम पे है तो वहां पे भी दिक्कत नहीं है, नंबर 7 पर अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा में से खेलेंगे। तो टीम की मतलब कुल मिलाकर टीम तो अच्छी लग रही है इंडिया की बैटिंग के मामले में। अब देखो बात आती है, जब भारत ने 284 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया तो सबको ये लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड को भारत आसानी से इस मैच में हरा देगा और कम से कम 40-50 रनों से भारत इस मैच को जीतेगा, और भारत की शुरुआत भी वैसे ही हुई थी, हर्षित राणा ने टीम को अच्छी स्टार्ट दिलाई थी। लेकिन उसके बाद 2 विकेट गिरने के बाद जब डेरियल मिचेल और विलियम के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है, मतलब 150 रनों की जो पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप ने भारत को इस मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी भारत की बॉलिंग को समझना जरूरी है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हर्षदीप सिंह को किस बात की मतलब किस गुनाह की सजा मिल रही है, क्योंकि हर्षदीप सिंह जैसा लेफ्ट आर्म बॉलर मतलब टीम अपने पास चाहती है कि ऐसा बॉलर हमारे पास हो और हम उसे प्लेइंग इलेवन में शामिल करें, लेकिन गौतम गंभीर पता नहीं किन पापों की सजा, किस बात की दुश्मनी हर्षदीप सिंह से निकाल रहा है, क्योंकि हर्षदीप सिंह एक मैच विनर बॉलर है। अगर जसप्रीत बुमराह के बाद इंडिया के पास सबसे बेहतरीन अगर कोई बॉलर है तो वो हर्षदीप सिंह है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको बार बार बेंच पर बिठाया जा रहा है और उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया जा रहा है। हालांकि मोहम्मद सिराज टीम के सीनियर बॉलर है, लेकिन वो भी उस तरह के टच में नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से वो पहले दिखा करते थे। और प्रसिद्ध कृष्णा तो मैं बोल चुका हूं कि जैसे भारत के पास बल्लेबाजी में विराट कोहली रन मशीन है, ठीक उसी तरह से गेंदबाजी में भारत की जो रन मशीन है वो प्रसिद्ध कृष्णा है, क्योंकि जो पहला मैच देख लो वहां पर भी 7-8 रन पर ओवर के हिसाब से रन उठाए थे प्रसिद्ध कृष्णा ने, और दूसरे मैच में भी यहाँ पर विकेट एक जरूर लिया लेकिन उसके बाद रनों पर कंट्रोल नहीं कर पाए प्रसिद्ध कृष्णा, और प्रसिद्ध कृष्णा के चक्कर में अर्शदीप जैसे मेन बॉलर को टीम से बाहर बैठना पड़ रहा है। तो ये तो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। अब देखो यहाँ पे आप डेरियल मिचेल जो कि देख लो, अब मतलब यहाँ पे थोड़ी सी डेरियल मिचेल की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार डेरियल मिचेल की इंडिया से क्या दुश्मनी है कि जब भी डेरियल मिचेल इंडिया के खिलाफ खेलता है तब हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करता है, और दुनिया के कुछ चुनिंदा बल्लेबाज जैसे डेरियल मिचेल, स्टीव स्मिथ, एबी डिविलियर और ट्रेविस हेड, ये दुनिया भर के कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो जब भी भारत के खिलाफ खेलते हैं हमेशा बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। और कल के पहले वनडे मैच में भी डेरियल मिचेल ने 85 रन बनाए थे, और कल के मैच में तो डेरियल मिचेल नाबाद बल्लेबाजी करके 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत दिला के चला गया। और डेरियल मिचेल पिछले 4 अगर हम भारत में उसकी पारी देखें ना, तो एक तो उसने खेली थी वर्ल्ड कप में धर्मशाला में, वहां पर उसने सेंचुरी मारी थी। सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड की टीम मतलब 350 रनों का पीछा कर रही थी भारत के खिलाफ, तो वहां पर भी डेरियल मिचेल 121 रन बना के आउट हुआ था। मतलब सोच लो वहां पे भी अकेली उम्मीद रखी थी उसने न्यूजीलैंड की जीत की, वो था डेरियल मिचेल। उसके बाद पहले वनडे मैच में भी 85 रन बनाए और दूसरे वनडे मैच में 131 रन बनाए डेरियल मिचेल ने। तो मतलब डेरियल मिचेल की मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या दुश्मनी इंडिया के साथ कि जब भी इंडिया के खिलाफ डेरियल मिचेल खेलता है हमेशा बढ़िया पारी खेलता है। अब कल के मैच में देख लो डेरियल मिचेल की प्लानिंग, उसे पता था कि मुझे नीतीश कुमार रेड्डी को मतलब वो नहीं करने देना है, मतलब पिच पे टिकने नहीं देना है या फिर से लाइन लेंथ सेट नहीं करने देनी है, तो उसने नीतीश कुमार रेड्डी को छक्के मारे और उसको मतलब बाहर करवा दिया। उसके बाद फिर आया कुलदीप यादव इंडिया का मेन बॉलर था और ऐसा लग रहा था कि कुलदीप यादव इस मैच में 2-4 विकेट जरूर लेगा, लेकिन डेरियल मिचेल ने पहले ओवर से ही कुलदीप यादव को सेट नहीं होने दिया। कुलदीप यादव अपनी मतलब जो लाइन लेंथ को समझ नहीं पाया कि मुझे आगे डालनी है पीछे डालनी है, क्योंकि डेरियल मिचेल कभी स्वीप मारे, कभी रिवर्स स्वीप मारे, कभी पेडल मारे, कभी आगे बढ़ के छक्के मारे। मतलब उस बंदे ने कुलदीप यादव को कल सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। मतलब आप सोचो कि एक न्यूजीलैंड की टीम है, एक भारत की टीम है। न्यूजीलैंड के पास 2 स्पिनर है जो कि बिल्कुल नए स्पिनर है जो भी डेब्यू कर रहे हैं भारत के खिलाफ। एक तो है उसमें से लिनॉक्स, जैडन लेनॉक्स, और दूसरा था मिचेल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल तो चलो ठीक है कप्तान था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर कल 20 ओवर डाले भारत के खिलाफ। अब देखो भारत की टीम को स्पिनरों के अच्छी खेलती है, मतलब भारत की टीम को माना जाता है कि ये स्पिन को अच्छी बल्लेबाजी करती है स्पिन के खिलाफ, लेकिन कल भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के इन दोनों स्पिनरों के 20 ओवर में कुल मिलाकर 76 रन बनाए, मतलब 3 या 3.25 की रन रेट से रन बनाए हैं।
और वहीं हमारे जो स्पिनर जो कि दुनिया भर में जिनका लोहा माना जाता है, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, जो कि कभी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं, तो इनके खिलाफ मतलब इन लोगों ने 18 ओवर डाले हैं कल, और उसमें डेरियल मिचेल, विल यंग और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर 126 रन लुटे हैं इनके खिलाफ। तो मतलब सोच लो कि कहीं ना कहीं कल के मैच में भारत की स्पिन गेंदबाजी बहुत कमजोर हुई और शायद वही भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बना। और मेरे को तो यह लगता है कि जो भारत की सबसे बड़ी हार का कारण बना है वो है भारत की सही से प्लेइंग 11 ना खिला पाना। क्योंकि गौतम गंभीर को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्शदीप सिंह को, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्शदीप सिंह को इस टीम में रखा क्यों गया है। अर्शदीप सिंह जैसा मेन बॉलर टीम में आप खिला नहीं रहे हो, उसे मतलब ड्रेसिंग रूम में बिठा रखा है। मोहम्मद शमी को आप टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर 2027 का वर्ल्ड कप भारत के लिए जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि ये वर्ल्ड कप ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में होना है, वहाँ की कंडीशन कैसी है ये सबको पता है। वहाँ पर स्पिनर काम नहीं आते, वहाँ पे तेज गेंदबाज काम आते हैं। और अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज जैसे रन मशीन बॉलर को वहाँ पे लेके गए तो फिर तो आप भूल जाओ कि सेमीफाइनल भी आप लोग खेल लोगे। बाकी इस विषय के ऊपर आप लोगों की जो कुछ भी राय हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।